वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ और सीकर। दोस्तों आज अपना टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री में दूध से रिलेटेड। दूध किसे कहते हैं, दूध दोहने की विधियां या निर्माण में सहायक हार्मोन है, उतारने में सहायक हार्मोन है, इससे संबंधित आज अपना टॉपिक होगा। और मैं आपके साथ अशोक यादव। देखते हैं आज अपना टॉपिक दूध से संबंधित है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसके अंदर अपन 2-3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो पाएगा अपना दूध का टॉपिक। शुरुआत करते हैं अपन दूध से। दूध मिल्क सबसे पहले दूध किसे कहते हैं ये देखते हैं। दूध कहते किसे हैं? दूध स्वच्छ पालतू मादा पशु के स्वच्छ पालतू मादा पशु के वध से जनन यानी ब्याने के वध से जनन के 15 दिन पूर्व तथा 5 दिन पश्चात या बाद में जो ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। दोस्तों जो अपने पालतू पशु है, गाय भैंस जो मादा पशु है, वो ब्याने के 15 दिन पूर्व और ब्याने के 5 दिन पश्चात उनके थनों से जो लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। पूर्ण दूध की डेफिनेशन यदि मैं बात करूं तो पूर्ण दूध के अंदर क्या होता है दोस्तों? पूर्ण दूध उसके अंदर 3.5% वसा तथा 8.5% उसमें SNF सॉलिड नॉट फैट वसा रहित ठोस पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण दूध कहते हैं दोस्तों। तो दूध की बात हो गई। स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? स्वच्छ मादा पशु से स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ बर्तन में, स्वच्छ हाथों द्वारा निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। इसमें स्वच्छ शब्द बार बार आता रहता है तो उसे अपन स्वच्छ दूध उत्पादन कह देते हैं। देन दूध दोहने की जो विधियाँ, सबसे पहले अपन जो दूध है उसमें बात करेंगे दूध दोहने की विधियाँ। तो दूध दोहने की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों? दूध या दुग्ध दोहने की विधियाँ। दोस्तों विधियाँ मोस्टली 2 हैं, इन 2 के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है देखते हैं। दूध दोहने की विधियाँ। नंबर 1 जो विधि है वो मशीन। वर्तमान समय में या पश्चिमी देशों में मशीनों द्वारा दूध दोहन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। दूसरा है उसमें हाथों द्वारा अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलन है हाथों द्वारा दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है। दोस्तों मशीनों द्वारा जो दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है, बड़े दूध डेयरी फार्म होते हैं या अधिक दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनके अंदर, या जहां श्रम या लेबर की कमी होती है वहां पे इस प्रकार से दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना कि मशीनों द्वारा जो दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है उसके अंदर यदि विद्युत आपूर्ति है वो लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक काम होता है उसमें पूरा मशीनों द्वारा होता है, तो विद्युत की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। देन जैसे ही दूध दोहन का कार्य पूर्ण हो जाता है या पूरा दूध लेट डाउन हो जाता है उस समय मशीन को समय पे बंद कर देना चाहिए। यदि समय पे मशीन को बंद नहीं करते हैं तो जो पशु है उसके थैन से रक्त आना शुरू हो जाता है, जो ब्लड है उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। देन मैं बात करूँगा हाथों द्वारा जो दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है, इनकी 3 विधियाँ दोस्तों। कितनी विधियाँ दोस्तों? 3। पहली है इसमें चुटकी विधि। दूसरी इसमें विधि है वो आपकी अंगूठा विधि। अंगूठा को नकलिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नकलिंग मेथड भी कहते हैं।
देन थर्ड जो विधि है वो पूर्ण हस्त विधि है, फुल हैंड माउथ पूर्ण हस्त विधि, या इसको मुट्ठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुट्ठी विधि भी कहते हैं। अब देखते हैं जो चुटकी विधि है उसके अंदर स्ट्रिपिंग, इसमें क्या होता है कि जो मादा पशु है उसका थन को प्रथम अंगुली व अंगूठे के मध्य रखकर गाय भैंस या भेड़ बकरी के जो छोटे थन होते हैं या दूध दोहन की क्रिया जो अपन लगभग पूर्ण कर लेते हैं, अंतिम जो समय में थोड़ा दूध रह जाता है ऐन के अंदर, थन के अंदर, उसको अपन किस तरह से दोहन करते हैं, या छोटे थन होते हैं उसमें मोस्टली मैं बात करूं, जब मादा पशु फर्स्ट टाइम ब्याता है, प्रसव की जो क्रिया होती है उसमें थन छोटे होते हैं, उसमें प्रथम अंगुली व अंगूठे के मध्य थन को रखकर दूध दोहन का जो कार्य किया जाता है उसको चुटकी या स्ट्रिपिंग मेथड कहते हैं। दोस्तों इस विधि के अंदर पशु को थोड़ा कष्ट महसूस होता है, तो ये थोड़ी लाभदायक नहीं है, दुखदायक एक दूध दोहने की विधि है। अंगूठा विधि है जिसे नकलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि थन को चारों अंगुलियों के मध्य रखकर, थन को चारों अंगुलियों के मध्य रखकर अंगूठे को बीच में दबाकर प्रेस किया जाता है। जैसे अपन दबाते हैं दूध दोहने की क्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों याद रखना जहाँ से अंगूठे का ये भाग थन के संपर्क में आता है वहाँ गांठ पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, पशु को कष्ट महसूस होता है, इसलिए ये विधि भी कोई अच्छी खास विधि नहीं है। तीसरी विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड जो मेथड है जिसे मुट्ठी कहते हैं अपन। इस विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, थन को चारों अंगुलियों के मध्य रखकर अंगूठे को ऊपर की तरफ बाहर रखा जाता है, इस तरह से प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और जो दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त जो मेथड है या विधि है वो कौन सा है? पूर्ण हस्त विधि। इसमें पशु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों कि दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह है दुग्ध दोहने की सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त मेथड है, सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त विधि है। बहुत बार पूछा, हाथों द्वारा दूध दोहने की विधि पूछे या दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे, आपको ऑप्शन में आता है चुटकी विधि, अंगूठा विधि, कई बार नकलिंग मिलता है आपको, पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी विधि। तो ध्यान रखना पूर्ण हस्त विधि है जो मुट्ठी विधि है वो दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूध दोहने के संबंधित में कि दूध दोहने का जो कार्य है वो कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए। दूध दोहने का जो कार्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, दूध दोहने का कार्य औसतन 5 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। कितने समय में पूर्ण करना चाहिए? औसतन 5 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कितने समय में दूध दोहने का कार्य है वो पूर्ण कर लेना चाहिए। औसतन 5 मिनट में कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए दोस्तों। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ से कि कई बार अपन दूध निकालते हैं मादा पशु से, और दूध निकालते निकालते पशु दूध को चढ़ा जाता है, कि कहते हैं कि आज तो पशु ने आधी लीटर दूध कम दिया है। किसी कुत्ता या बिल्ली के गुजर जाने से या कोई अजनबी इंसान होता है उसके पशु के सामने से गुजर जाने से पशु है दूध देने की क्रिया को रोक देता है या दूध निर्माण की क्रिया को रोक लेता है। तो कई बार अपन इस प्रकार से देखते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो मादा पशु होते हैं दूध को चढ़ा जाते हैं, अप होल्ड कर जाते हैं। दूध चढ़ाने में हार्मोन, दूध चढ़ाने में अप होल्ड, चढ़ाने में सहायक हार्मोन्स के द्वारा होता है दोस्तों सभी कार्य इसमें पशुओं के अंदर। तो कई बार अपन दूध दोहन की क्रिया करते रहते हैं और पशु के सामने से अचानक कुत्ता या बिल्ली या किसी अजनबी इंसान के गुजर जाने से पशु दूध को चढ़ा जाता है, मिल्क अप होल्ड कहते हैं उसको। उसमें सहायक जो हार्मोन होता है एड्रिनल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल हार्मोन होता है दोस्तों। जो एड्रिनल हार्मोन है वो मस्तिष्क से स्रावित होता है और दूध निर्माण की जो क्रिया है या लेट डाउन की जो क्रिया है पशु वहीं पे रोक देता है। तो दोस्तों दूध उतारने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? जब पशु पाउचता है, या उतारने में लेट डाउन में सहायक हार्मोन। जो पशु का दूध देता है तो देने में कौन सा सहायक होता है जब पाउचता है पशु?
तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। दूध उतारने में, लेट डाउन में सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, देन चढ़ाने में है एड्रिनल हार्मोन सहायक होता है। दोस्तों कई बार फिर एग्जाम्स में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया और मैंने भी जब कंपटीशन दिया था उसमें आया था क्वेश्चन, दूध निर्माण में जो मादा पशु होते हैं उसमें दूध निर्माण में सहायक हार्मोन, दूध निर्माण में सहायक हार्मोन यानी दूध बनाने में जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। किसी भी मादा पशु की बात करूं या ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं या किसी के अंदर भी अपन दूध निर्माण की जो बात करते हैं उसमें जो सहायक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन होता है। बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि निम्न में से दूध निर्माण में सहायक हार्मोन होता है दोस्तों, कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। और ये भी पूछा गया कि दूध को लेट डाउन उतारने में जो सहायक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना कई बार गाय भैंस होती है वो दूध नहीं देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका इंजेक्शन पशु को लगाते हैं। देखो बॉडी में नेचुरल जो ऑक्सीटोसिन बनता है वो कभी हानिकारक नहीं होता, लेकिन अपन आर्टिफिशियल जो कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन का अपन प्रयोग करते हैं एनिमल में या वेजिटेबल्स में या किसी भी चीज़ के अंदर, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों कभी भी याद रखना, जो अपनी माताएं बहनें हैं या परिवार के अंदर ऑक्सीटोसिन यदि कृत्रिम रूप से प्रयोग करके गाय भैंस का दूध निकाला गया उसका सेवन अपने को कम से कम करना, उनसे बचना है क्योंकि वो बॉडी के लिए वो बड़ा ही हानिकारक होता है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों कि जो गाय भैंस दूध देती हैं उसका जो दूध का उत्पादन है वो किस प्रकार बढ़ता है, स्थिर रहता है और घटता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। कंटिन्यू दूध से संबंधित है। तो गाय भैंस का जो दूध उत्पादन है दोस्तों पहले से तीसरे ब्याह तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है? पहले से तीसरे ब्याह तक है ना, वो लगातार बढ़ता रहता है। तीसरे से पाँचवें ब्याह तक क्या होता है? पशु का दूध है वो स्थिर बना रहता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो डाउन होना शुरू हो जाता है। देखते हैं दूध उत्पादन, एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो ये आपका जो ग्राफ है उसमें मैं आपको समझाता हूं, समझ में आ जाए। किसी भी चीज़ का आप ग्राफ बना के स्टडी करते हो डाटाबेस की तो वो बड़ी अच्छी रहती है। ये पशु का जो दूध उत्पादन है क्या है? दुग्ध उत्पादन। जैसे मैं बात करूं 2 लीटर, 4, 6, 8, 10, 12 या 14 इस तरह से चलता है। यानी ये मैं बात की बात करूं तो पहला ब्यात, दूसरा ब्यात, तीसरा ब्यात, पहली बार ब्याता है पशु, दूसरी बार ब्याता है, तीसरी बार ब्याता है, चौथी बार 5, 6, 7 मोर देन 8 इस तरह से चलता है। दोस्तों पहले से तीसरे ब्याह तक ध्यान रखना 1, 2, 3 यहाँ से जो शुरू होता है पहले से तीसरे ब्याह तक जो दूध उत्पादन है दोस्तों वो बढ़ता है। पहले से तीसरे ब्याह तक दूध उत्पादन बढ़ता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? तीसरे से पाँचवें तक स्थिर बना रहता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसका ब्यात बढ़ता है वैसे वैसे पहले दूध उत्पादन बढ़ता है, फिर स्थिर बना रहता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से गाय भैंस का जो दूध उत्पादन है वो कौन से ब्याह तक बढ़ता है। इसका याद रखने के लिए पहले से तीसरे ब्याह तक दूध उत्पादन बढ़ता है। दूध उत्पादन बढ़ता है। पूछ लेते हैं कौन से ब्याह तक दूध उत्पादन बढ़ता है, कौन से तक स्थिर रहता है? तीसरे से पाँचवें ब्याह तक दूध उत्पादन स्थिर रहता है। दुग्ध उत्पादन स्तर रहता है, यानी कि ग्राफ में आपने देख लिया। और फिर क्या होता है? पाँचवें से आगे तक
घटता रहता है, यानी फिर दूध उत्पादन होता है वो कम होना शुरू हो जाता लगातार। मैंने वही बात यहाँ ग्राम में है वही वहाँ पे लिखी है कि जब पशु पहले से तीसरे ब्यान तक होता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ब्याता है, तो दूध उत्पादन है दोस्तों वो लगातार बढ़ता रहता है। और मैं बात करूं कि तीसरे से पाँचवें तक वहाँ तक स्थिर बना होता है और उसके बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कई बार एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है दोस्तों। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ इससे संबंधित जो दूध है वो अपन किस तरह से करते हैं कि जब मादा पशु ब्याह गया, ब्याने के ब्याह के कितने दिन बाद उसको गर्भित करवाना है। देखो गर्भित कराने की जो दो प्राकृतिक मेथड है, एक प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। पशु को, मादा पशु को गर्भित या गर्भधारण की मैं बात करूं, या गर्भधारण से संबंधित, देखो गर्भधारण अपन दो प्रकार से करवाते हैं। एक मेथड है प्राकृतिक होता है कृत्रिम, जो प्राकृतिक प्रकृति की देन है, नेचुरल जो अपन मेटिंग की क्रिया करते हैं या गर्भित करने की जो विधि है उसमें जो मेल फीमेल होता है उसकी अपन मेटिंग करवाते हैं, जो पहले से चलाई परंपरा है। लेकिन आजकल एक आर्टिफिशियल इन कृत्रिम रूप से, दूसरा होता है कृत्रिम रूप से भी अपन गर्भाधान कराते हैं। कृत्रिम रूप से जो पशुओं का गर्भाधान कराते हैं, गर्भित करवाते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय भैंस को कृत्रिम रूप से या कृत्रिम विधि से गर्भित करने की विधि है। गाय भैंस को कृत्रिम रूप से जो अपन गर्भित करते हैं वो रेक्टोवेजाइनल विधि है दोस्तों। कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल मेथड, रेक्टोवेजाइनल। इसमें रेक्टोवेजाइनल के द्वारा उसको गर्भित किया जाता है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। भेड़ बकरी होती है, भेड़ बकरी में बकरी को कृत्रिम रूप से गर्भित करने की जो विधि है वो दोस्तों है वेजाइनल स्पेकुलम। कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम। ये जो मेथड है वो कृत्रिम रूप से भेड़ बकरी को गर्भित किया जाता है। जैसे अपन गाय भैंस को गर्भित करते हैं प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से अपन गर्भित करा लेते हैं, तो उस गर्भ की जो पुष्टि करते हैं, कृत्रिम रूप से मैं बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से तो क्या है, जैसे जैसे अपन 2 से 3 महीने होते हैं, 4 महीने बाद में जो मादा पशु है उसका जो पेट है वो फूलने लग जाता है, राइट कॉक है उसमें बच्चा होता है और धीरे धीरे वहाँ से उसका आकार बढ़ना शुरू होता है, हलचल शुरू हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है। या मादा पशु में जो मध्यकाल आता है वो पुनः रिपीट नहीं होता 21 दिन के बाद में, तो उसकी वो पहचान होती है, ताव या पाली में नहीं आते, तो अपन समझते हैं कि पशु गर्भित है। लेकिन उस गर्भ की जो पुष्टि करते हैं, अपन जांच करते हैं कृत्रिम रूप से, गर्भ की जो पुष्टि करते हैं, गर्भ की जांच करने की कृत्रिम विधि है, जांच करने की कृत्रिम विधि। आर्टिफिशियल मानव के द्वारा जो अपन जांच करते हैं कृत्रिम विधि है वो कौन सी है दोस्तों? रेक्टोपाल्पेशन, रेक्टम पाल्पेशन बोलते हैं उसको, रेक्टम पाल्पेशन। कौन सी है दोस्तों? रेक्टम पाल्पेशन जो विधि है उसे अपन गर्भ की पुष्टि करते हैं दोस्तों। तो फिर बात करते हैं कि चलो रेक्टम पाल्पेशन अपने पास विधि का ज्ञान है अपने को, और अपने रेक्टोवेजाइनल विधि से उस पशु को गर्भित भी कर लिया। लेकिन जो ये विधि कृत्रिम रूप से अपन उस गर्भ की कब जांच करें कि वो अपने को संतोषपूर्वक उसका रिजल्ट मिल सकता है, यानी मादा पशु है उसके गर्भ धारण के कितने समय बाद में गर्भ की पुष्टि करवाना चाहिए, ये बात आती है सबसे पहले। तो मादा पशु के गर्भधारण के कितने दिन बाद गर्भ की पुष्टि या जांच करवानी चाहिए, गर्भ की पुष्टि करनी चाहिए।
दोस्तों जैसे मादा पशु होता है, उसका गर्भ धारण हो गया, उसके 60 दिन बाद में, कितने दिन बाद में, 2 महीने बाद में या 60 दिन बाद गर्भ की पुष्टि कर लेनी चाहिए। ये कार्य अपन कर लेते हैं, जिससे जो मादा पशु होता है उसका ड्राई काल है वो लंबा नहीं जाता। कई बार क्या होता है कि भैंस के अंदर साइलेंट हीट होती है, गाय के अंदर ओपन हीट होती है, या दोनों में कई बार साइलेंट हीट आ जाती है। उस कंडीशन के अंदर अपने जो मैटिंग करवा देते हैं मादा पशु की, लेकिन कई बार वो गर्भित नहीं हो पाता और वो लक्षण अपने को प्रकट नहीं करता ताव या पाली में हीट में आने के, तो उसकी जांच अपने को करवाना बड़ी आवश्यक अच्छी बात है, करवाना चाहिए, जिससे कि मादा पशु का जो ड्राई काल होता है वो लंबा नहीं जाए, सूखा काल है वो लंबा नहीं जाए। यदि 60 दिन बाद में अपन गर्भ की पुष्टि करते हैं रेक्टम पाल्पेशन मेथड से, तो यदि पशु गर्भित है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उनको पुनः जब उसका मध्यकाल आता है उसमें अपने को ध्यान रखना है, उसकी मैटिंग पुनः करवानी है, उसको पुनः गर्भित करवाना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो मादा पशु होता है उसमें ताव या पाली में आता है, तो ताव या पाली में आने के बाद यानी कि हीट में आने के बाद कितने समय बाद उसको गर्भित करवाना चाहिए, ये भी पूछा गया है। मादा पशु के ताव व पाली में आने के कितने समय बाद गर्भित करवाना चाहिए, गर्भित करवाना कराना चाहिए या करवाना चाहिए। जैसे मादा पशु है, ताव या हीट पाली में आता है, तो आने के तुरंत बाद नहीं करवाना चाहिए दोस्तों। कई बार अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या पशुपालक होते हैं, जैसे मादा पशु है, सुबह हीट या पाली में आती है तो इवनिंग में उसकी मैटिंग करवाते हैं। इवनिंग में जो हीट या पाली में आता है उसको मॉर्निंग में अपन उसकी मैटिंग करवाते हैं या गर्भित करवाते हैं उसको। तो दोस्तों मध्य में आने के 10 से 12 घंटे पश्चात, कितने समय बाद में गर्भित कराना है, 10 से 12 घंटे पश्चात या बाद में मादा पशु को गर्भित करवाना है। याद रखना तुरंत नहीं करवाना है, क्यों तुरंत होता है उसका गर्भ की जो धारण होती कैपेसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं होती है। जैसे जैसे हीट एंड की तरफ जाती है उस समय उसकी जो गर्भ धारण की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना गर्भ धारण कब करवाना चाहिए, जब मादा पशु हीट या पाली में होता है उसके या मध्य में होता है उसके 10 से 12 घंटे पश्चात उसको अपन क्या करवाना चाहिए, गर्भित करवाना चाहिए। तो दोस्तों मादा पशु को कितने दिन बाद गर्भ की पुष्टि करवानी है, 60 दिन बाद में। और जब मध्य में आता है कितने समय बाद में उसकी गर्भित करवाना उस पशु को, 10 से 12 घंटे बाद में उसको मैटिंग करवाना चाहिए। प्राकृतिक करवाएं या कृत्रिम करवाएं। ये कृत्रिम कराते हैं तो गाय भैंस को रेक्टोवेजाइनल से, भेड़ बकरी को वेजाइनल स्पेकुलम से। और जब वो 60 दिन बीत जाते हैं गर्भ धारण के, उसके बाद में उसकी गर्भ की पुष्टि करवा लेनी चाहिए। वो कौन सा मेथड होता है, रेक्टम पाल्पेशन होता है। और मैंने बताया था कि दूध दोहन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि है। दूध दोहन का जो कार्य है वो कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए दोस्तों, औसत 5 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। 7 मिनट मैक्सिमम होता है लेकिन औसत 5 मिनट आ जाता है दोस्तों। देन दूध निर्माण में सहायक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। देन दूध उतारने में जो सहायक हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दूध चढ़ाने में जो सहायक हार्मोन है दोस्तों वो कौन सा है, एड्रिनल हार्मोन है। देन इसी में मैं बात करूं तो कृत्रिम रूप से जो अपन गर्भाधान करते हैं उसमें जो वीर्य की जो मात्रा होती है वो कितनी काम में लेते हैं। कृत्रिम विधि में जो वीर्य की जो मात्रा होती है, सीमन के अंदर वीर्य की मात्रा वो कितनी होती है दोस्तों, 0.5 to 2 ml प्रति सीमन। कितनी होती है, 0.5 to 2 ml जो वीर्य की मात्रा अपन काम में लेते हैं, कृत्रिम रूप से गर्भाधान करते हैं। तो दोस्तों ये अपना दूध से संबंधित दूध दोहने की विधियाँ होगी। इससे गर्भ से संबंधित बातें हो गई, कितना दूध उत्पादन, कौन से ब्याह तक दूध उत्पादन बढ़ता है, पहले से तीसरे तक दूध का उत्पादन बढ़ता है, तीसरे से 5वें तक स्थिर रहता है और 5 से फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसमें अपन संबंधित बात करेंगे पशुओं को सींग रहित करने के लिए। कौन सा, पशुओं को सींग रहित करना। कई बार क्या होता है कि जो पशु होते हैं, नर हो या मादा, उसमें सींग बड़े आकार के होते हैं और एक दूसरे को वो चोटिल कर देते हैं, पशुओं को घायल कर देते हैं। उसके बचाव के लिए अपनी को क्या करना है, उसको सींग रहित करना है। क्या करना है दोस्तों, सींग रहित या डी हॉर्निंग जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग। देखते हैं डी हॉर्निंग
कैसे करते हैं? पशुओं को सींग रहित करना, पशुओं को सींग रहित करना, डीहॉर्निंग कहते हैं दोस्तों इसको। क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग के जो मेथड्स हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। जो डीहॉर्निंग का जो कार्य है वो किस समय करना चाहिए? जैसे मादा पशु ब्याता है या जो नवजात बछड़े बछड़ी होते हैं या जो पशु होते हैं, जन्म के 7 से 10 दिन मैक्सिमम 7 से 10 दिन के भीतर है वो सींग रोदन का कार्य अपने को कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि जब कम उम्र के जो पशु होते हैं उसमें अपन को सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी जन्म के 7 से 10 दिन अंदर सींग रोदन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। अब देखो सींग रोदन का कार्य है वो किस प्रकार करते हैं अपन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सींग रोदन या डीहॉर्निंग का कार्य वो कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? जन्म के 7 से 10 दिन के अंदर अपने को पूर्ण कर लेना चाहिए। जो मैं विधि की मैं बात करूँ, सींग रोदन की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? विधियों के अंदर मैं बात करूँ, सबसे पहला आता है आपका कास्टिक छड़। कास्टिक छड़ ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ होती है दोस्तों। क्या होती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की छड़ होती है और ये एक रासायनिक और वैज्ञानिक विधि के तौर पे काम में ली जाती है। इसको किसमें? रासायनिक व वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, विधि है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जो नवजात बच्चे होते हैं अपन गाय भैंस के, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो सींग कलिका होती है, कौन सी होती है? सींग कलिका। जैसे 7 से 10 दिन के भीतर क्या होता है, सींग छोटे होते हैं, उनके आसपास के जो रोम होते हैं सींग कलिका के आसपास के, उन रोमों को अपन हटा लेना चाहिए ब्लेड से या किसी भी माध्यम से। हटाने के बाद में अपने को क्या करना है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ होती है, उस छड़ को सींग कलिका के ऊपर रगड़ना है। कब तक रगड़ना है? जब तक वहाँ से हल्का खून या लाल आपको दिखाई नहीं दे तब तक उसको अपने को रगड़ना है। इसमें पशु को कष्ट कम होता है, लेकिन जो सींग कलिका है वो वहीं पे डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है और सींग का विकास डेवलप नहीं होता और पशु होता है वो अपना सींग रहित हो जाता है। नंबर 2 जो मेथड आता है आपका वो विद्युत डीहॉर्नर आता है दोस्तों। क्या आता है? विद्युत डीहॉर्नर। नाम से क्लियर, डीहॉर्नर यानी डी यानी हटाना, हॉर्न यानी सींग को, और किससे? एक विद्युत की छड़ आती है दोस्तों। कई बार अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, सबसे ज़्यादा प्रचलन इसी का है। एक विद्युत छड़ आती है दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉनिक वायर इसमें सेट होते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, लोहे की छड़ आती है। उसको गर्म करने के बाद में जो सींग कलिका होती है, उस सींग कलिका के ऊपर इसको गर्म करने के बाद में वहाँ पे उसको लगाया जाता है। इसको अपन 3-4 बार लगाते हैं, वहाँ से सींग कलिका होती है वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। थोड़ा सा कष्ट होता है पशु को, लेकिन सींग रोदन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करता हूँ जो अधिक उम्र के जो पशु, तो तीसरा जो मेथड है दोस्तों वो अधिक उम्र के जो पशु होते हैं उसके अंदर आरी विधि। आरी विधि में क्या होता है कि इसमें जो आरी का पता होता है लोहे का, अधिक उम्र के जो पशु होती हैं, अधिक उम्र जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है या बड़े हो जाते हैं, सींग आगे से नुकीले होते हैं, उन पशुओं में आरी के माध्यम से अधिक उन सींगों को उठा देते हैं। अधिक उम्र के पशुओं में सींग रोदन के लिए काम में लेते हैं। इसमें क्या आरी का जो पत्ता होता है दोस्तों, अधिक उम्र के जो पशु हो जाते हैं, बड़े आकार के सींग हो जाते हैं, एक दूसरे को चोटिल करते हैं, उसमें उनके जो आगे वाली नुकीली भाग है उसको अपन आरी के माध्यम से हटा देते हैं। इसमें कई बार पूछा जाता है दोस्तों, एक चौथा मेथड हो रहा है, मैं लिख देता हूँ प्रजनन विधि। इसमें क्या होता है कि जो नर मादा दोनों ही हॉर्नलेस होते हैं, सींग रहित होते हैं, उनकी अपन मैटिंग करवाते हैं, उससे होने वाली जो संतति है वो भी हॉर्नलेस संतति पैदा होती है। यहाँ से दोस्तों LSA के अंदर, आपके सुपरवाइजर के अंदर, देन जेट के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से
पशुओं में सींग रहित करने के लिए जो उपयुक्त रासायनिक जो विधि है वो कौन सी है दोस्तों? रासायनिक विधि कौन सी है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक छड़ जिसे अपन कहते हैं, एक रासायनिक विधि है। और कौन सा यंत्र काम में लेते हैं सींग उठाने के लिए? विद्युत डीहोनर सबसे ज़्यादा पूछा गया दोस्तों। विद्युत डीहोनर काम में लेते हैं। अधिक उम्र के पशुओं को सींग रहित करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, या तो वो कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? आरी काम में लेते हैं। कितने समय के या जन्म के कितने दिन के अंदर इसमें सींग रोधन का जो कार्य है वो पूर्ण कर लेना चाहिए दोस्तों? 7 से 10 दिन के अंदर है वो उसका सींग रोधन का कार्य कर लेना चाहिए। इससे संबंधित दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है तो पशुपालन में वो होता है पशुओं की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना या पशुओं को बधियाकरण करना जिसे अपन कहते हैं। तो उसमें इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे भी एक यंत्र आता है बर्डिजो कास्टेटर, उसका भी अपन देख लेते हैं। विद्युत डीहोनर हो गया तो उसी को अपन देख लेते हैं। पशुओं को बधियाकरण करना, पशुओं को बधियाकृत करना या बधियाकरण करना, नर पशु हो या मादा पशु हो उसकी प्रजनन शक्ति को अपन जो नष्ट करते हैं, मोस्टली नर पशु की करते हैं, नर पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बधियाकरण कहलाता है। मादा की भी कर सकते हैं लेकिन अपन मादा की नहीं करते, मोस्टली किसकी करते हैं? नर पशु की करते हैं। जो बधियाकरण करने का जो यंत्र होता है दोस्तों उसके अंदर सबसे पहला आता है नर पशुओं में बधियाकरण की जो सबसे उपयुक्त यंत्र आता है वो बर्डिजो कास्टेटर आता है दोस्तों बर्डिजो कास्टेटर। ये जो यंत्र होता है दोस्तों अपना जो प्लास आता है उस माध्यम का होता है और उसके आगे जो जबड़े होते हैं उन जबड़ों के बीच में जो अपने अंडकोश होते हैं उनकी जो शुक्रवाहिनियाँ हैं उनको बीच में रख के प्रेस किया जाता है 2 बार, जिससे उन शुक्रवाहिनियों का कनेक्शन है वो संपर्क है वो अलग हो जाता है। इससे नर पशु की जो प्रजनन शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। बर्डिजो कास्टेटर यंत्र होता है। दूसरा होता है उसके अंदर एलेस्टेट। एलेस्टेट क्या होता है दोस्तों? इसमें प्लास्टिक या रबर का छल्ला होता है। एलेस्टेट क्या होता है? प्लास्टिक या रबर का जो छल्ला होता है अंडकोश के ऊपर उसको पहना दिया जाता है। धीरे धीरे उस नर पशु की प्रजनन शक्ति है उसको नष्ट होना शुरू हो जाती है और उसमें काफ़ी सहायक होता है, इसमें कष्ट कम होता है, नर पशु को इसमें कष्ट ज़्यादा होता है। बर्डिजो कास्टेटर में क्या करते हैं? नर पशु को ज़मीन पे गिरा के उसके जो अंडकोश होते हैं उनके भीतर रख के इस यंत्र के उसको जबड़े को 2 बार दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, शुक्रवाहिनियों का कनेक्शन अलग हो जाता है दोस्तों, और उससे नर पशु की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है। और अपना आता है एलेस्टेट, ये प्लास्टिक या रबर का छल्ला आता है, अंडकोश पे पहना दिया जाता है। इससे संबंधित एक यंत्र और आ जाता है, अपन पशुपालन में चल रहे हैं तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों ट्रोकार कैनुला। क्या है? ट्रोकार कैनुला विथ कैप। लेकिन ट्रोकार कैनुला से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? जब पशु होते हैं वो अत्यधिक हरा चारा खा जाते हैं या सड़ी गली चीज़ खा जाते हैं जिससे पशु के शरीर में गैस भर जाती है जिसे अपन आफरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्पेटाइटिस हो जाता है, आफरा हो जाता है, काफ़ी बड़ा पेट फूल जाता है। उस कंडीशन के अंदर अपन काफ़ी दवाएं देते हैं, पशु को आराम नहीं होता। तो अपने को ये पता है कि पशु की 100% मृत्यु होने वाली है यदि इसके शरीर से जो हानिकारक गैस बाहर नहीं निकली। तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जैसे अपने मार्कर के समान ही ट्रोकार कैनुला आता है, आगे से नुकीला होता है, अंदर से खोखला होता है और उसको बाईं कोक होती है पशु की, उसके अंदर उसको प्रवेश करवाना है। जैसे प्रवेश कराने के बाद में जो आंतरिक भाग होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाईं कोख में जो गैस होती है हानिकारक उसको बाहर निकालने में सहायक होता है। तो आफरे को काम करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? ट्रोकार कैनुला विथ कैप। पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? बर्डिजो कास्टेटर काम में लेते हैं। पशु को सींग रहित करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? विद्युत डीहोनर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। और वैज्ञानिक विधि के अंदर है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की छड़ जिसे कास्टिक छड़ भी कहते हैं। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं और इम्पोर्टेंट है। All the thanks.